अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 7 सब्जेक्ट हिस्ट्री जोग्राफी लेक्चर नंबर 7। और आज हम लोग हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 मुगल एम्पायर कंसोलिडेशन का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, अकबर्स रिफॉर्म। हम देखेंगे इसमें कि अकबर ने किन किन चीज़ों में रिफॉर्म्स की। इसमें हमारे पास 3 टॉपिक्स उन्होंने डिस्कस किए हैं आपके बुक में, मनसबदारी सिस्टम, रिलीजियस स्ट्रेटजी और रिलेशंस विद हिंदूज एंड राजपूत। प्लस हम लोग इसी टॉपिक से रेलिवेंट एक क्वेश्चन आपका आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2, वो मार्क करेंगे। पेज नंबर 35 टॉपिक है आपके पास अकबर्स रिफॉर्म। रिफॉर्म्स बोलते हैं इस्लाहात को, किसी चीज़ के अंदर बेहतरी लेकर आना। कोई चीज़ पहले से मौजूद है उसको आप पहले से बेहतर करते हैं तो इसको बोलते हैं रिफॉर्म करना। इसमें आपके पास 3 टॉपिक्स दिए हुए हैं, मनसबदारी सिस्टम, रिलीजियस एंड राजपूत पॉलिसी। नंबर 1 हम सबसे पहले देखते हैं मनसबदारी सिस्टम। अब अकबर की हुकूमत संभालने से पहले मुल्क में फ्यूडल सिस्टम राइज था। फ्यूडल सिस्टम कहते हैं जागीरदाराना निज़ाम, जिसमें जागीरदार जो हैं वो उनको जागीरदार होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनों के जो मालिक होते हैं, लैंड लॉर्ड्स जो होते हैं, ज़िम्मेदार जिन्हें बोलते हैं, वो होते हैं। और उनको उस ज़माने में रिवाज था कि जो भी किंग होता था वो जागीरदारों को बड़ी बड़ी ज़मीनें अलॉट करता था और उस ज़मीन को जागीर का नाम दिया जाता था। और वो जो जागीरदार थे वो पाबंद होते थे कि उन्होंने एनुअली कुछ खास अमाउंट में पैसा जो है वो रेवेन्यू के फॉर्म में गवर्नमेंट को पे करना है। इसके अलावा हॉर्सेस और सोल्जर्स को भी अपने पास जो है वो ट्रेनिंग देनी है कि जब कभी भी जंग होगी और किंग्स को चाहिए होंगे ये हॉर्सेस और जो भी सोल्जर्स हैं तो वो उसने प्रोवाइड करने होंगे जागीरदार ने। तो इस सिस्टम को कहते थे फ्यूडल सिस्टम। अब जब अकबर ने हुकूमत संभाली तो उसको लगा कि ये सिस्टम में कुछ फ्लॉज हैं। फ्लॉज उसको क्या नजर आई, कुछ खराबियाँ उसको नज़र आई। वो ये थी कि उसने गौर किया कि जो सोल्जर्स जागीरदार प्रिपेयर करके भेजते हैं वो अपने जागीरदार के ज़्यादा जो है वो साथ लॉयल होते हैं, उसकी बात ज़्यादा मानते हैं एज़ कम्पेयर टू किंग। अब किसी भी किंग को ये बात बर्दाश्त नहीं होती कि उसके हाथ में सारा कंट्रोल नहीं है और कोई और बंदा है जो सब चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है। तो उसको ये चीज़ पसंद नहीं थी तो उसने इसको चेंज करने की कोशिश की। उसने क्या किया, इस पूरे सिस्टम को रिप्लेस कर दिया एक और सिस्टम के साथ और उस सिस्टम को उसने नाम दिया मनसबदारी सिस्टम। अब हम देखते हैं मनसबदारी सिस्टम क्या था। मनसबदारी सिस्टम में उसने क्या किया कि हर एक बंदे को ओहदा दिया जाएगा और वो ओहदा जो है वो सिविल भी हो सकता है, मिलिट्री भी, मतलब सरकारी तौर पे भी कोई शख्स काम कर सकता है और आर्मी के तौर पे भी, उसमें कोई फ़र्क उसने नहीं रखा। मतलब अब आप देखें हमारे जो सरकारी मुलाजमीन होते हैं वो अलग होते हैं, आर्मी के जो है वो शोबा अलग है, उसकी भर्तियाँ अलग तरीके से की जाती हैं। उसने क्या किया, उससे पहले यही सिस्टम राइज था, इसने आके दोनों को चेंज कर दिया, उसने दोनों में फ़र्क ही ख़त्म कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई शख्स 2 साल एज अ सिविल जो है वो वर्कर काम करता है तो उसके बाद उसको चेंज किया जाता था, किसी वक्त भी मिलिट्री का कोई भी शोबा उसको दिया जाएगा, वो आर्मी के शोबे में काम करेगा। मतलब इन दोनों शोबे में कोई खास डिफरेंस नहीं था। अब जिस शख्स को जो ओहदा मिलेगा उस शख्स को जो है वो बोलेंगे मनसबदार और जो ओहदा होगा उसको बोला जाएगा मनसब। ठीक है। अब इस सिस्टम में उसने क्या किया, पहले तो उसने डिफरेंस खत्म कर दिया सिविल और मिलिट्री का। फिर उसने जो है वो 10 से 20 हज़ार के करीब मनसब्स बनाए और उसमें 5,000 जो मनसब थे वो उन लोगों को दिए गए जो अपने जो थे दरबारी थे या बड़े करीबी जो लोग थे उनको बड़े बड़े और अच्छे अच्छे ओहदे दे दिए। इसके अलावा 2 और टर्म्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस की गई उसके दौर में, वो थी एक ज़ात और एक सवार। ज़ात से मुराद था कि जो उन्होंने सोल्जर्स रखने होते थे अपने पास, जो भी जिसकी उन्होंने ट्रेनिंग करके गवर्नमेंट को प्रोवाइड करने होते थे किंग को जंग के दौरान में, उसको उन्होंने दे दिया ज़ात का नाम, यानी पर्सनल जो रैंक था किसी भी पर्सन का। और उसके बाद सवार एक टर्म है, सवार का मतलब है, नेक्स्ट पेज पर आप लोग आ जाएं, नंबर ऑफ कैवलरी। कैवलरी कहते हैं घुड़सवार जो होते हैं सोल्जर, यानी एक सोल्जर ऑन फुट जो है वो जंग लड़ते हैं, कुछ सोल्जर वो होते हैं जो घोड़े पे सवार होकर जंग लड़े होते हैं, उनकी ट्रेनिंग भी डिफरेंट तरीके से की जाती है और उनको कैवलरी बोलते हैं। तो सवार से मुराद था कैवलरी, यानी जो घुड़सवार जो सोल्जर्स हैं उनकी जो उन्होंने की होती है ट्रेनिंग, उसको लिए उन्होंने टर्म रख दी सवार। सवार से भी आपको समझ आ रही है कि सवार आमतौर पे किसी चीज़ के ऊपर सवार शख्स को ही बोला जाता है ना, तो इसे आपने याद रखना है कि सवार में क्या थे, नंबर ऑफ़ कैवलरी, कि हर मनसबदार ने ज़ात और सवार अपने पास मेंटेन करने हैं। यानी ज़ात में क्या था कि नंबर ऑफ़ सोल्जर्स थे जो पैदल चल के जंग लड़ेंगे और सवार में हमारे पास वो वाले आ जाते हैं सोल्जर्स जो है घोड़ों पे सवार होके जंग लड़ेंगे। अब हर मनसबदार जो था उसने ये इस चीज़ का वो पाबंद था कि उसने ये सोल्जर्स का नंबर हाथ मेंटेन करना है। इसके अलावा जो एक्सेसरीज़ वारफेयर एक्सेसरीज़ हैं, जो जंग में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, उसको भी उसके साथ साथ जो है वो प्रोड्यूस करना है और वो मुनासिब मौका आने पर
किंग को प्रोवाइड भी करना है। अब हर मनसबदार को जो है वो सैलरी उसके रैंक के मुताबिक दी जाती थी, मतलब उसमें भी रैंक्स बने हुए थे। जैसे अब हमारे आर्मी में होते हैं जनरल, कर्नल, ब्रिगेडियर और कैप्टन वगैरह, इस तरह उस दौर में भी इस तरह कोई रैंक बनाए हुए थे। जो ज़्यादा बड़े रैंक के थे उनको ज़्यादा सैलरी पे की जाती थी, हर एक को अपने रैंक के अकॉर्डिंग जो है वो सैलरी मिलती थी। और अगर किंग किसी भी मनसबदार के साथ नाराज़ होता है तो वो किसी भी टाइम उसको चेंज कर सकता है। वो इस चीज़ का मतलब उसके पास अख्तियार है कि अगर किंग को कोई काम पसंद नहीं आया तो वो फ़ौरन से मनसबदार को जो है वो फायर कर देगा, अपनी ड्यूटी से डिसमिस कर देगा। इसके अलावा मनसब उसने कहा था कि हेरिडिटरी नहीं होंगे, यानी विरासती नहीं है कि बाप मरा है बाप के बाद उसके बेटे को वो ओहदा मिल जाएगा, जैसे हमारे मुल्क में आमतौर पे होता है किसी भी सरकारी ओहदे में। तो उसने कहा था कि जो भर्तियाँ हैं वो बिल्कुल मेरिट पे होनी चाहिए, यानी बाप अगर मरा है तो बाप के बाद उसका बेटा या भाई वो पोस्ट नहीं लेगा, बल्कि जो इस पोस्ट पे आने का अहल होगा उसी को वो अलॉट किया जाएगा। और जब मनसबदार किसी भी मनसबदार की डेथ होगी तो उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सारी की सारी गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में ले लेगी। और इस बात का फ़ायदा क्या था कि जब पता था मनसबदार को कि हमारी प्रॉपर्टी हमारी अपनी नहीं है, जब तक हम जिंदा तब तक हमारी है, उसके मरने के बाद तो सारी गवर्नमेंट के पास चली जाएगी, तो वो क्या करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा आवाम की फलाह बहबूद पर खर्च करते थे। अब इसके अलावा उसने जो इनहेरिटेंस का सिस्टम था, मतलब वरासती जो है जॉब्स नहीं जाएंगी, बाप से बेटे को ट्रांसफ़र नहीं होंगी, मेरिट पे भर्तियाँ होंगी। इसके अलावा उसने एक और जो चीज़ की थी वो ये किया था कि बहुत ज़्यादा ये जो जितने भी मनसबदार हैं वो कुछ म्यूजिशियंस को और पोइट्स वगैरह को भी पैट्रोनाइज़ करेंगे। पैट्रोनाइज़ का मतलब होता है सरपरस्ती करना, यानी वो अच्छी अच्छी जो मौसीकार हैं और शायर हैं उनको भी आगे लेकर आएंगे, ये भी उन्हीं की ड्यूटी थी। इसके अलावा हर साल जो उनके ट्रूप्स थे और कैवलरी थी, उनकी जो हॉर्सेस थे, उन सब की इंस्पेक्शन की जाती थी, मतलब उनको चेक किया जाता था कि आया कि जो मनसबदार हैं वो सही तरह से कर भी रहे हैं ट्रेनिंग, ये तो नहीं कि सिर्फ घोड़े ला के रखती हैं उन्हें खिला पिला रहे हैं, उनकी बाकायदा जो है वो ट्रेनिंग की जा रही है या नहीं की जा रही। इस तरह से सोल्जर्स की भी ट्रेनिंग को चेक किया जाता था, उसे इंस्पेक्ट किया जाता था। और साथ साथ जो हॉर्सेस थे उनके डेली के बेसिस पे उसकी एक थाई के ऊपर जो है वो साइन किए जाते थे मनसबदार के, और एक पे साइन होते थे गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल जिसने इंस्पेक्शन की होती थी उसके। तो इस तरह से जो है वो बड़ा अच्छा उसने ये सिस्टम जो था फ्यूडल सिस्टम से चेंज करके मनसबदारी सिस्टम किया, जिसमें आवाम को ज़्यादा फ़ायदा पहुंच रहा था, किंग को ज़्यादा फ़ायदा पहुंच रहा था एज़ कम्पेयर टू जागीरदार। जो पहला फ्यूडल सिस्टम था उसमें जागीरदार ज़्यादा फ़ायदा ले जाता था कि उसकी अपनी ज़मीन होती थी, उस पर वो किसानों पे जो भी वो काश्तकारी के ज़रिए से पैसा कमाता था उनको बहुत थोड़ा पे करता था, गवर्नमेंट को ज़्यादा करता था और अपने पास ज़्यादा ऐसा रखता था। लेकिन ये जो सिस्टम था इससे किंग को ज़्यादा जो है वो फ़ायदा मिला और आवाम की फलाह बहबूद में ज़्यादा पैसा खर्च किया गया। नेक्स्ट है आपके पास रिलीजियस स्ट्रेटजी। रिलीजियस मजहबी स्ट्रेटजी कहते हैं प्लानिंग को। अब हम मजहबी लिहाज से देखते हैं कि उसने क्या चेंजेस किए अपने दौरे हुकूमत में। सबसे पहले उसके अर्ली चाइल्डहुड के बारे में बताया हुआ कि वो बचपन में बहुत ज़्यादा मजहबी रुझान रखने वाला बच्चा था और वो डेली नमाज़ पढ़ने जाता, घर आके वो तिलावत करता। इसके अलावा उसने अपने जो बुज़ुर्ग गुजरे थे सब कॉन्टिनेंट में बड़े, जो जिनमें से हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और हज़रत शेख सलीम चिश्ती का नाम बहुत फेमस है, उनके साथ बड़ी अकीदत रखता था वो। उसने क्या किया, फतेहपुर सिकरी में एक मस्जिद थी जिसके साथ उसने एक जगह बना दी, एक रूम टाइप एरिया था कि जब भी वो नमाज से फ्री होते थे तो सारे मजहबी जो भी मज़हब वहाँ पे आबाद थे सब कॉन्टिनेंट में, चाहे वो इस्लाम मुसलमानों के थे, हिंदुओं के थे, क्रिश्चियंस के थे, उनके मजहबी रहनुमाओं को बुला के वो मज़हब के बारे में डिस्कशन करता था। और डिस्कशन करने के दौरान उसको लगा कि जी हर मज़हब में कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ बुरी बातें हैं, तो हमें जो है वो हमारा दिन पुराना हो चुका हुआ है। उस टाइम तकरीबन 1000 साल हो चुका हुआ था हमारे जो इस्लाम दीन है उसको। उसने क्या किया, उसने कहा कि जी नए दिन की हमें ज़रूरत है, ये क्योंकि हमें पूरी तरह से रहनुमाई फ्राहम नहीं कर रहा, तो हमें अपना मज़हब जो है वो चेंज करना चाहिए। उसने सारे मजहबी रहनुमाओं के बुला के उनके दीन में से अच्छी अच्छी बातें जो है वो निकाल के एक नया दीन का इजरा किया और उस दीन को उसने नाम दे दिया दीन इलाही का। अब उस ज़माने में कुछ उलमा कराम ने भी उसका साथ दिया, क्योंकि ऐसे तो पॉसिबल नहीं था। आवाम को गुमराह करने के लिए जो सादा लोग होते हैं, जो थोड़े मासूम लोग हैं, वो इस बात में आ जाते हैं कि जी आलम ने कह दिया है, किसी बड़े जो है वो नामवर आलम ने कह दिया तो फिर ये बात ठीक है, वो उस पर अमल कर लेते हैं। इस मकसद के लिए उसने क्या किया, उस ज़माने में कुछ थे अबुल फजल फैज़ी और शेख मुबारक का नाम बहुत फेमस है, उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। उन्होंने आके होके इस पर बाकायदा साइन किए पूरे दीन इलाही का जो उसने चार्टर तैयार किया था, और इस तरह से जो है वो आवाम में पब्लिसाइज़ किया गया। एक और उसने काम क्या किया, साथ साथ जुम्मे का जो खुतबा था वो खुद देना शुरू कर दिया, और जो भी मजहबी रहनुमा सियासत के मामलात में अमल दखल करते थे उनका जो इंटरप्शन थी थोड़ी उसने कम कर दी, ताकि लोगों को गुमराह ना किया जाए। क्योंकि जो अच्छे उलमा कराम थे उस ज़माने के, वो इस चीज़ को पसंद नहीं कर रहे थे, वो इसकी मुखालफत कर रहे थे, लेकिन उनकी आवाज़ दबाने के लिए उसने क्या किया, खुतबा भी खुद देना शुरू कर दिया जुम्मे का। अब उसने हर एक से
ओथ लेना शुरू कर दिया कि जो भी जो है अकबर के हुकूमत का हिस्सा बनेगा वो अपनी लाइफ, प्रॉपर्टी, अपनी इज्जत सब कुछ अपने किंग के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार होगा। और यही चीज़ मतलब एक शिर्क में आ जाती है, अपने खुदा कहने वाली बात है, क्योंकि किंग का काम क्या होता है कि उसने हर चीज़ को अल्लाह और रसूल के हुक्म के मुताबिक उसने चलाना होता है, ना कि अपनी ज़ात के मुताबिक। ये काम फ़िरौन ने किया था कि जी सारी पावर मेरे हाथ में है, और ये खुदाई दावा करने का तरीका है। इसका भी यही माइंडसेट था। इसने ये सब चीज़ें जो ओथ लेना शुरू कर दिया, लोगों से ज़बरदस्ती इस दीन को फोर्स किया। इस दीन का बाकायदा जो है इन्फोर्समेंट की 1582 AD में, आपने ये डेट याद करनी है। और फिर उसके बाद उसने जो है वो मतलब बाकी सारे मामला तो अपने हाथ में लिए थे, साथ उसने मजहबी जो सारे मामला थे वो भी टोटल कंट्रोल अपने हाथ में ले लिए। एक तरफ उसका मकसद ये था कि जी बाकी जो मज़हब आबाद, आपको पता सब कॉन्टिनेंट में मुसलमानों की आबादी हिंदुओं के मुकाबले में कम थी, लेकिन हुकूमत मुसलमानों की थी। तो हिंदुओं के साथ जो पॉलिसीज़ बनाई गई थी, इसके पहले आने वाले जो इसके प्रीडिसेसर्स थे, जो इससे पहले आए थे किंग, उन्होंने बड़ी सख्त पॉलिसीज़ बनाई हुई थी हिंदुओं के खिलाफ। तो उससे हिंदू जो थे वो नाराज़ रहते थे अक्सर। तो इसका ये था कि जी मैं अपनी हुकूमत अच्छी करने के लिए हिंदुओं को नाराज़ ना करूँ, किसी तरह भी वो मेरे साथ हमदर्द हो जाए, मेरे साथ चल के जो है वो हुकूमत मेरे साथ मिल के हुकूमत चलाएँ। तो इस मकसद ये भी था कि जी उसको खुश किया जाएगा, हम उनकी दीन की बातें भी अपने दीन में जब ऐड कर लेंगे तो वो भी इस तरह खुश हो जाएंगे, और मेरा मुल्क जो है वो बड़ा आसान हो जाएगा चलाना, कोई भी मुदाखलत किसी किस्म की मुज़ाहमत हमें फेस नहीं करनी पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास रिलेशंस विद हिंदूज़ एंड राजपूत। अब क्योंकि हिंदू आबादी में ज़्यादा थे तो उनके साथ रिलेशन कायम करना बहुत ज़रूरी था, अदरवाइज़ वो मुसलसल जंगें करते रहते, तंग करते रहते। तो इसके लिए आपको मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी सर्व करनी पड़ती है, पैसा लगता है, आपकी टेंशन जो है वो इंतज़ामी मामलात से डाइवर्ट हो जाती है। तो उसने एक पॉलिसी बनाई जिसमें उसने पूरी कोशिश की कि मैं हिंदू और राजपूत, एक हिंदुओं की बहुत बड़ी ज़ात थी जो उधर आबाद थी, इसके अलावा भी कुछ ज़ातें थी जैसे सिख थे, जाट्स थे, जो वहाँ की फेमस और बड़ी पावर्स होती थी, उनमें से एक राजपूत थे। तो अब उसने क्या किया, उसने कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जिससे उसने इन सबको अपना फ्रेंड बना लिया। नंबर 1 हम देखते हैं उसकी पॉलिसी क्या थी। उसने जो एक टैक्स हिंदुओं की जो इबादत गाहें थी उस पर एक टैक्स लगता था, उसने वो सारा टैक्स ख़त्म कर दिया। अब ये टैक्स जो था वो काफ़ी अरसे का लगा आ रहा था, इसके बड़ों ने लगाया हुआ था हिंदुओं पे। अब जब ये टैक्स ख़त्म हुआ तो हिंदू इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हुए। प्लस उसने क्या किया, हिंदुओं से एक गैर मुस्लिमों से टैक्स लिया जाता है जिजिया जिसे बोलते हैं, वो जिजिया उसने ख़त्म कर दिया। इस बात पे भी हिंदुओं को लगा कि जी ये तो हमारा हमदर्द है, हमारे साथ बहुत अच्छा करना चाह रहा है। तो उनके रिलेशन जो थे वो इनके साथ अच्छे होना शुरू हो गए। और रिलेशन अच्छे होने का एक काम फ़ायदा क्या हुआ कि एक आपने इससे पहले एक स्टेट का पढ़ा था कि एक गवर्नर था राजा बिहारी माल के नाम से, वो फेमस था, राजपूत का बहुत बड़ा सरदार था। उसने क्या किया, अपनी बेटी जोधाबाई का रिश्ता अकबर के साथ कर दिया खुश होकर कि ये तो हमारा बहुत ज़्यादा हमदर्द है, तो हमें क्यों ना इसके साथ अपने रिलेशंस को ज़्यादा अच्छा करना चाहिए। एक उसने ये काम किया। प्लस उसकी जो थर्ड स्ट्रेटजी थी वो ये थी कि उसने ये काम किया कि जो बिहारी माल था जिसकी बेटी के साथ इसकी शादी हुई थी जोधाबाई की, उसको उसका एक बेटा था, उसका ले पालक बेटा था भगवान दास, उसको और उसका आगे से पोता एक था बिहारी माल का मान सिंह, उनको बड़े बड़े ओहदों से नवाजना शुरू कर दिया, मतलब मज़ीद उनको खुश करने के लिए, ताकि मैं किसी भी तरह से उनका माइंड ये सेट कर दूं कि मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा हमदर्द हूँ। अब इसका नतीजा क्या निकला कि बाकी जो बड़ी बड़ी रियासतें थी, बेकनार थी, जैसलमार थी, जोधपुर थी, उनके जो सरबराह थे उन्होंने भी इसके साथ अपना इत्तेहाद कायम कर लिया। और इस तरह से जो है वो उसकी पॉलिसी बड़ी कामयाब रही कि अब उनके साथ उनको रिलीफ उसको मजहबी तौर पे दिया गया, उनके मज़हब की चीज़ें अपने मज़हब में ऐड की गई, जिससे हिंदू इतने खुश हुए कि उनके रिलेशंस के साथ बहुत अच्छे हो गए। फिर जब तक इसकी हुकूमत थी उन्होंने सर उठाने की कोशिश नहीं की। उसके बाद आपके पास अकबर सक्सेशन, यहाँ पे आके अकबर का पीरियड एंड हो गया। 1605 AD में अकबर जो है वो मर गया। उसके बाद उसकी डेथ के बाद उसका बेटा सलीम जो था वो उसका जानशीन बना। जो भी टॉपिक पढ़ा है उसमें आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर फॉल कर रहा है, आपने वो मार्क करना है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 देखें, रिव्यू द एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स एंड रिफॉर्म्स बाय द अकबर। आपने देखना है कि अकबर ने अपने इंतजामी मामलात में कौन सी इस्लाहात की थी। इसके लिए आप आ जाएँ पेज नंबर 35 पर। सबसे पहले आप हेडिंग देंगे अकबर्स रिफॉर्म्स, ठीक है। ये हेडिंग देने के बाद आप लिखेंगे ये वाली लाइन, एडमिनिस्ट्रेटिव इनिशिएटिव्स एंड रिफॉर्म्स ऑफ अकबर आर डिस्क्राइब्ड बिलो।
ये लिखेंगे। फिर आप हेडिंग देंगे मनसबदारी सिस्टम की, इसमें आप लिखेंगे बिफोर अकबर देयर वाज फ्यूडल सिस्टम इन द कंट्री, एक ये लाइन लिखेंगे। फिर उसके बाद इसी हेडिंग में आप नीचे लिखेंगे अकबर रिप्लेस्ड ऑल सिस्टम से लेके मनसब तक, असाइंड अ स्पेशल मनसब, यहाँ तक आप लिखेंगे। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 ही का भी आंसर कंटिन्यू है आगे। फिर नेक्स्ट पेज पे देखें, मनसबदारी ही की हेडिंग में आपने लिखना है एवरी मनसबदार वाज पेड अ सैलरी अकॉर्डिंग टू हिज रैंक। फिर आप लिखेंगे दे वर असाइंड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, ये लाइन लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे एवरी ईयर से लेके रिकॉर्डेड इन रजिस्टर, ये सारा आपने मनसबदारी सिस्टम की हेडिंग के अंदर लिखना है। ठीक है, फिर आप अगली हेडिंग देंगे रिलीजियस स्ट्रेटजी कि एडमिनिस्ट्रेशन में तीनों चीज़ें आप बताएंगे तो ही आपकी बात कंप्लीट होगी। रिलीजियस स्ट्रेटजी की आप हेडिंग देंगे, स्टार्टिंग में लिखेंगे इन्वायरमेंट तक, अकबर स्पेंड हिज चाइल्डहुड इन रिलीजियस इन्वायरमेंट। फिर आप उसके बाद आ जाएंगे अकबर इरेक्टेड अ प्रेयर हाउस, अब ये ढूंढना आपका काम है। ठीक है, जल्दी से ढूंढें किधर है ये अकबर इरेक्टेड अ प्रेयर हाउस, यहाँ से आप मार्क करेंगे। फिर हिंदूज तक, पारसीज जैन्स एंड हिंदूज, यहाँ तक मार्क करेंगे। फिर आप आ जाएंगे नेक्स्ट पेज पर, अभी रिलीजियस वाला ही हमारा पॉइंट कंटिन्यू है। इसमें आप अकबर्स बिकेम डिज़ायरस ऑफ कंबाइनिंग गुड प्रिंसिपल्स ऑफ ऑल द रिलीजन, हो सकता है कुछ बुक में ये पैराग्राफ आगे पीछे किए हुए हैं, ये नेक्स्ट पेज पे ना हो, ये उसी पेज पर हो, तो मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अकबर्स बिकेम डिज़ायरस ऑफ कंबाइनिंग गुड प्रिंसिपल्स ऑफ ऑल द रिलीजन, ये लाइन लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे अकबर्स ऑब्जेक्टिव वाज टू ऑथेंटिकेट हिज रिलीजियस स्टेटस, ये आप करेंगे। फिर आप लिखेंगे ही सिलेक्टेड गुड प्रिंसिपल से लेके इन 1582 AD तक, ये सेकंड हेडिंग आपकी हो गई कंप्लीट। इसके बाद आप आ जाएं नेक्स्ट पेज, इधर आपको हेडिंग नज़र आ रही है रिलेशंस विद हिंदूज एंड राजपूत, ये आप हेडिंग देंगे। फिर आप इसमें लिखेंगे अकबर, ये सारा आपने छोड़ देना है, आपने कहाँ से लिखना है अकबर प्लान टू इस्टेब्लिश बेटर रिलेशंस विद द हिंदूज, यहाँ से लिखना शुरू करना है। यहाँ तक करने के बाद फर्स्ट पॉइंट आपने इस तरह से नंबरिंग करनी है, तो पहले आपने ये लाइन लिख लेनी है हेडिंग देके, फिर आप नंबरिंग करके इन सब पॉइंट्स को लिखेंगे। नंबर 1 पॉइंट आप कहाँ तक लिखेंगे सेक्रेड प्लेसेस तक। ठीक है, सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे इन 1564 AD से इक्वल टू मुस्लिम्स तक। फिर आप थर्ड पॉइंट देखें, आप लिखेंगे चेंज ऑफ अकबर स्ट्रेटजी से लेके विद हिम तक, कोऑपरेट विद हिम। फिर आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएं, उसमें आप लिखेंगे फोर्थ पॉइंट अकबर एज अ रिजल्ट ऑफ राजा बिहारी माल से लेके अलायंस विद अकबर, यहाँ तक करेंगे और आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया है कंप्लीट।